दिल्ली में होने जा रहा है लल्लन टॉप का पहला सेहत अड्डा। तारीख है 6 अक्टूबर। अगर आप इस अड्डे में आना चाहते हैं, लाइव ऑडियंस का हिस्सा बनना चाहते हैं, डॉक्टरों से सवाल पूछना चाहते हैं, हम लोगों से संवाद करना चाहते हैं, क्विज में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, या फिर आखिरी में हंसी के ठहाके स्टैंड अप कॉमेडी देखना चाहते हैं, तो फटाक से डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक पर क्लिक करिए। आई विल सी यू देयर। लल्लन टॉप सेहत अड्डा को पावर्ड बाय नारायणा हेल्थ एंड ओली फार्मा। महिलाओं को हर महीने पीरियड्स आने से पहले पीएमएस की समस्या होती है। पीएमएस यानी प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम। पीएमएस की वजह से महिलाओं को मूड स्विंग्स होते हैं। ऐसा होने पर कभी खुशी, कभी गुस्सा, कभी उदास, तो कभी वे चिड़चिड़ी हो जाती हैं। ये दिक्कत पीरियड्स आने से करीब एक दिन पहले शुरू हो जाती है। इसकी वजह है हार्मोन्स। अब ये चिड़चिड़ापन सिर्फ महिलाओं में नहीं, पुरुषों में भी पाया जाता है। वे भी बात बात पर या बिना वजह के ही गुस्सा हो जाते हैं। पुरुष भी चिड़चिड़ापन, घबराहट, डिप्रेशन और सुस्ती जैसी चीज़ों का सामना करते हैं। तो क्या पुरुषों के साथ भी पीएमएस की समस्या हो रही है? लेकिन पुरुषों को तो पीरियड्स होते ही नहीं है। तो फिर ऐसा हो क्यों रहा है? चलिए डॉक्टर से जानते हैं। इस तरीके का कोई भी सिंड्रोम अभी तक डायग्नोस्टिक क्लासिफिकेशन में नहीं आया है। डायग्नोस्टिक क्लासिफिकेशन जहाँ पे जितनी भी मेंटल बिहेवियरल डिसऑर्डर या फिजिकल जितनी भी डिजीज होती हैं उनका एक डायग्नोसिस किया जाता है, कैटेगरीज की जाती हैं, जिसके अकॉर्डिंगली सिम्टम्स डिसाइड होते हैं, ट्रीटमेंट डिसाइड होता है। तो एक ये टर्म है जो कुछ रिसर्चर, कुछ क्लिनिशियंस के द्वारा बनाया गया है और यूजुअली इसे कंपेयर किया जाता है जैसे कि प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम आपने देखा होगा, पीएमएस जिसको हम कॉमनली कहते हैं, फीमेल्स में पाया जाता है, उसी लेवल पे ये बनाया गया है कि मेल्स में भी इरिटेबल मेल सिंड्रोम होता है, जिसमें टेस्टोस्टेरोन का लेवल कम होने पे उनके अंदर इरिटेबिलिटी बढ़ जाती है। लेकिन क्लिनिकली ऐसा कहीं पे भी कोई सिंड्रोम नहीं है, ऐसा कोई डिसऑर्डर नहीं माना जाता है। जो रिसेंटली देखा गया है कि मेल्स में इरिटेबिलिटी स्पेशली जो ओल्डर एज में जा रहे हैं, 40s 50s में हैं, उनमें बढ़ रही है। लेकिन उसका रीजन सिर्फ ये नहीं है कि उनके टेस्टोस्टेरोन लेवल्स कम हो रहे हैं इसलिए इरिटेबिलिटी बढ़ रही है। रीजन काफी सारे हैं, जिसमें वर्क लाइफ बैलेंस सबसे मेन है। वर्क लाइफ बैलेंस जो बताता है कि आपकी फैमिली लाइफ कैसी है, आप कैरियर में कितना सक्सेसफुल रहे हैं, क्या आप उसको इंजॉय कर पा रहे हैं। कई बार आप बहुत सक्सेसफुल हैं लेकिन आप इंजॉय नहीं कर पाते, आपके पास टाइम नहीं होता है। आपके रिलेशनशिप कितने अच्छे हैं, कितने स्ट्रॉन्ग हैं, आप कितना कंटेंट फील करते हैं, ये सब चीजें भी मैटर करती हैं। हाँ, फिजिकल सेक्सुअल हेल्थ कहीं ना कहीं इम्पैक्ट होती है, क्योंकि इन सारे फैक्टर्स के कारण और आपकी लाइफस्टाइल बहुत कॉम्प्लिकेटेड होने के कारण आप फिजिकली, साइकोलॉजिकली हेल्दी फील नहीं करते हैं। उस रीजन से आपकी सेक्सुअल लाइफ इम्पैक्ट होती है और उस पर काम किया जा सकता है। लेकिन अगर मैं ये बोलूं कि इसे मैं पीएमएस से सीधे कनेक्ट कर दूं कि कुछ मोमेंट्स होते हैं या कुछ दिन होते हैं महीने में जब उनको इरिटेबिलिटी ज्यादा फील होगी, नहीं, उसमें साइकोलॉजिकल फैक्टर, उनकी पर्सनालिटी, उनके आसपास का क्या वातावरण है, उनके रिलेशनशिप कैसे हैं, ये सारे फैक्टर एक साथ में आते हैं। तो पूरी तरीके से सिर्फ इरिटेबल मेल सिंड्रोम बोलना ये गलत होगा। इरिटेबिलिटी हाई होती है ड्यू टू डिफरेंट फैक्टर्स जिन पे काम किया जा सकता है। छोटी छोटी बात पे टेम्पर लूज करना, बिना किसी रीजन के काफी गुस्सा आ जाना, कोई चीज अच्छी चल रही है लेकिन उसको एंजॉय नहीं कर पाना, आप वो चिड़चिड़ापन आपको हमेशा उनके व्यवहार में दिखाई देना, ये इरिटेबिलिटी के साइन है। और ये अर्ली साइंस होते हैं एंजाइटी के लिए भी और डिप्रेशन के लिए भी। ये एक बहुत बड़ा रेड फ्लैग है कि आपको समझना पड़ेगा कि आपकी मेंटल हेल्थ इम्पैक्ट होना शुरू हो चुकी है। दिस इज हाई टाइम जहाँ पे आपको किसी मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल से हेल्प लेने की जरूरत है। कई बार हमें लगता है कि स्पेशली थोड़ा सा सोसाइटी में, क्योंकि मेल्स को बहुत रिस्पॉन्सिबल बनाया गया है, वो एक्सप्रेशन नहीं दिया गया है कि आप रो सकते हो, आप बता सकते हो, वो फील नहीं करते कि ठीक है इरिटेट ही तो हो रहे हैं, या उनका एक इमेज ऐसी बन चुकी है कि गुस्सा होना, इरिटेट होना ये मेल्स के
पर्सनालिटी का एक पार्ट होता है, ये मेल की पर्सनालिटी का पार्ट नहीं होता, ये इंडिविजुअल पर्सनालिटी का पार्ट होता है। कई बार शेयरिंग से कई सोल्यूशन नहीं मिलते हैं, लेकिन आपके कंफ्यूजन क्लियर हो जाते हैं। तो जब भी आपको लग रहा है आप मेल हैं, फीमेल हैं, आप एक इंडिविजुअल हैं, पहले अगर आपको इरिटेबिलिटी का लेवल बढ़ता हुआ लग रहा है, तुरंत किसी भी मनोचिकित्सक से या मनोवैज्ञानिक से, साइकेट्रिस्ट या क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट से या बिहेवियरल काउंसलर से आप कांटेक्ट करें और अपने मन की बात को साझा करें। इसका उपचार थेरेपी के थ्रू, काउंसलिंग के थ्रू किया जा सकता है। इरिटेबिलिटी के केस में किसी भी मेडिसिन की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये आपकी एक मानसिक स्थिति है। आप चिड़चिड़ाहट महसूस कर रहे हैं, आप छोटी छोटी बातों पे परेशान हो रहे हैं, आपकी कोपिंग स्ट्रेटजीज आप यूज नहीं कर पा रहे हैं। तो उपचार में आपको यही सब चीजें सिखाई जाती हैं, यही सब समझाया जाता है थेरेपी के थ्रू कि आपके ट्रिगर पॉइंट्स क्या हैं जिन पे आप इरिटेबल हो जाते हैं बहुत जल्दी, बिना ये देखे हुए कि आप किस जेंडर से आ रहे हैं। मैं बार बार ये रिपीट कर रही हूँ बिकॉज मैं इरिटेबल मेल सिंड्रोम को नहीं हाईलाइट करना चाह रही हूँ, मैं इरिटेबल सिंड्रोम के बारे में बात कर सकती हूँ। तो इरिटेबिलिटी का उपचार किया जा सकता है जब आप ये समझेंगे कि आपका ट्रिगर क्या है, आपका तरीका क्या है, क्या आपका वो तरीका इफेक्टिव है। इसे हम कोपिंग स्ट्रेटेजीज बोलते हैं। ये थेरेपिस्ट, काउंसलर्स आपको सिखाएंगे, आपकी पर्सनालिटी को समझते हुए, आपके वातावरण को समझते हुए, आपके फैमिली लाइफ को समझते हुए, आपके रिलेशनशिप के टाइप को समझते हुए कि इसका मतलब आपके सपोर्टिंग फैक्टर्स कितने स्ट्रांग हैं, उसके अकॉर्डिंगली आप क्या कोपिंग स्ट्रेटेजीज यूज कर सकते हैं जो इफेक्टिव होंगी आपकी इरिटेबिलिटी को मैनेज करने के लिए। और इस तरीके से आप, अगर आपको ये कारक लग रहा है कि हाँ ये मेरे मूड में एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर बनता जा रहा है, इसका पूरी तरीके से उपचार आप कर सकते हैं। आप समझे, पुरुषों को होने वाला चिड़चिड़ापन महिलाओं की पीएमएस की समस्या की जैसा बिल्कुल भी नहीं है, और चिड़चिड़ेपन के लिए सिर्फ टेस्टोस्टेरोन का लेवल कम होना जिम्मेदार नहीं है। फिर भी आपको या आपके किसी जानकार को छोटी छोटी बातों पर गुस्सा आता है या बिना वजह गुस्सा आ रहा है, तो मनोचिकित्सक या मनोवैज्ञानिक को दिखाएं, ताकि इस बदले हुए व्यवहार के चलते आपकी निजी जिंदगी पर कोई असर ना पड़े। अब बढ़ते हैं सेहत के अगले सेगमेंट की तरफ, तन की बात। जानिए पैरों की सूजन का दिल की बीमारी से क्या कनेक्शन है। आजकल जैसे जैसे लाइफस्टाइल बिजी होता जा रहा है, बड़ी संख्या में लोग दिल की समस्या के मरीज बन रहे हैं। और ऐसा सिर्फ 50 या 60 की उम्र के लोगों के साथ नहीं हो रहा, बल्कि 30 से 40 साल के लोगों के साथ भी ये हो रहा है। और अक्सर उन्हें पता ही नहीं चलता कि वे इस समस्या से जूझ रहे हैं। लेकिन जब भी कोई ऐसी समस्या होती है तो हमारे शरीर में कुछ लक्षण दिखने लगते हैं। ऐसा ही कुछ हार्ट अटैक के साथ भी होता है। हार्ट अटैक की एक बड़ी वजह है दिल की कॉर्नरी आर्टरी में रुकावट आना। ऐसा होने पर दिल तो खून पंप करता है, लेकिन नसों में रुकावट होने की वजह से खून पूरा आगे नहीं जा पाता और खून रुकने की वजह से सूजन आने लगती है। ऐसी स्थिति में अक्सर लोग जब सोकर उठते हैं तो उनके टखने सूजे हुए होते हैं। इसके अलावा सांस लेने में तकलीफ, चक्कर आना, थकान भी महसूस हो सकती है। अगर आपके साथ भी ऐसा कुछ हो रहा है तो तुरंत डॉक्टर के पास जाएं, क्योंकि इसे नज़रअंदाज करना खतरनाक हो सकता है। समझे। अब बढ़ते हैं सेहत के आखिरी सेगमेंट की तरफ, खुराक, यानी एक झकास सी हेल्थ टिप। जानिए चाय छोड़े बिना आप चाय के साइड इफेक्ट से कैसे बच सकते हैं। हमारे देश में बहुत बड़ी संख्या में लोग चाय पीते हैं। कुछ लोगों की तो सुबह ही चाय से होती है, लेकिन ज़्यादा चाय पीना भी ठीक नहीं है, क्योंकि इससे एसिडिटी की समस्या हो सकती है। अब चाय लवर्स चाय छोड़ नहीं सकते और एसिडिटी से भी बचना है, तो क्या करें? चिंता मत कीजिए, आपकी इसी समस्या के बारे में न्यूट्रिशनिस्ट अंबिका दत्त ने अपने इंस्टाग्राम पेज पर बात की है। न्यूट्रिशनिस्ट अंबिका के मुताबिक चाय से होने वाले साइड इफेक्ट से बचने के लिए सिर्फ 3 चीज़ों का ख्याल रखें। सबसे पहले ये कि चाय को देर तक ना उबालें, क्योंकि देर तक उबली हुई चाय पीने से बॉडी में आयरन और जिंक ठीक से एब्जॉर्ब नहीं हो पाता है। इस वजह से बॉडी के अंदर आयरन की डेफिशिएंसी हो सकती है, यानी कमी हो सकती है। दूसरी चीज़ ये कि लंच या डिनर के तुरंत बाद चाय ना पिएं, क्योंकि चाय खाने को ठीक से पचने नहीं देती और बॉडी में ज़रूरी पोषक तत्वों की कमी हो जाती है। तीसरा और आखिरी टिप, कभी भी सुबह उठते ही खाली पेट चाय ना पिएं, क्योंकि खाली पेट चाय पीने से एसिडिटी की समस्या हो सकती है। तो पहले कुछ हल्का फुल्का खा लें, उसके थोड़ी देर बाद चाय पिएं। इन टिप्स को फॉलो करिए, आपको चाय भी नहीं छोड़नी पड़ेगी और उसके साइड इफेक्ट से भी आप बचे रहेंगे। सेहत में आज इतना ही। अच्छा, अगर आप डॉक्टर हैं या आपका डॉक्टर से कोई सवाल है तो स्क्रीन पर दिख रही इस ईमेल आईडी पर अपना सवाल भेज दीजिए। मेरा नाम है आयुष, देखते रहिए लल्लन टॉप। शुक्रिया।